नमस्कार, मैं अनुज कुमार पांडे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास खंड के अंतर्गत भारत के राष्ट्रवाद पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझेंगे। भारत के राष्ट्रवाद का जो एनसीईआरटी पैटर्न में आपका अध्याय है उसको अलग अलग भागों में बांट के समझाने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास किया गया है। पहला अध्याय था प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। दूसरा आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न धाराएं। और तीसरे चैप्टर था सविनय अवज्ञा की ओर। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा पिछले वीडियो में की है। इस वीडियो में जो अध्याय हम लोग डिस्कस करेंगे उसका शीर्षक है सामूहिक अपनेपन का भाव। हम लोगों ने पीछे के अध्यायों में देखा किस प्रकार से असहयोग आंदोलन चला। उसमें विभिन्न वर्ग थे, सबके अपने अपने राष्ट्रवाद का और सबके अपने अपने स्वराज के निहितार्थ थे। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय में भी विभिन्न वर्गों के अपने अपने हित थे जो कभी कभी साथ होते हैं, कभी टकरा जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय हमेशा तब वो प्रबल होगा जब सब में कोई एकता की बात, कोई एक बात सामने आएगी। यह राष्ट्रवाद भारत में निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन, जिसे ठेठ भाषा में गुलामी से मुक्ति के संघर्ष के रूप में प्रमुख रूप से या बड़े रूप में इस कारण आया। सब में उस औपनिवेशिक शक्ति से लड़ने की, मुक्ति की का भाव था जो राष्ट्र। लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों जैसे लोक कथाएं, चित्र, प्रतीक, तस्वीर, नाटक, गीत आदि ने भी राष्ट्रवाद, इतिहास, कला, संस्कृति आदि ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से आपने देखा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद में वहां तमाम प्रतीकों, लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को मूर्त रूप दिया गया था। वह सारी स्थितियां भारतीय रूपों में भारत में भी हुई। जैसे एक देश के लिए एक पूरे सब को जोड़कर चलने वाले और अपने पुराने विरासत की तरफ देखने और उसके संपन्नता की बात और उसको औपनिवेशिक शासन से हुए पतन की बात से जोड़ा गया कि हम एक हैं। इसमें सबसे पहला गीत जिसने सबसे ज्यादा योगदान किया प्रारंभ में, बंकिम चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत सामने आया, जिसे स्वदेशी आंदोलन के समय में बहुत गाया गया। बाद में इस गीत को उन्होंने आनंद मठ उपन्यास में स्थान दिया। स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्र की वंदना करता हुआ यह गीत जब गाया जाता था तो प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति अपने भाव उत्पन्न होते थे, जिसने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत योगदान दिया। उसी समय अवनिंद्रनाथ चटर्जी ने भारत माता की एक तस्वीर बनाई। आपने देखा यूरोप में किस प्रकार से जर्मनी में और फ्रांस में अपने राष्ट्र को चित्रों के माध्यम से, मारियन और जर्मेनिया के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया है। उसी प्रकार से भारत में भी भारत माता की एक तस्वीर बनाई गई सन्यासिनी के रूप में। उस तस्वीर को अपने राष्ट्र का प्रतीक माना गया। बाद में विभिन्न कलाकारों ने बहुत सारी तस्वीरें भारत माता की बनाई और एकता, सबको एक रखने के लिए सभी वर्गों में एकता के, हम एक हैं, एक राष्ट्र हैं, कुछ तस्वीरें सामने आई। जैसे बाल गंगाधर तिलक की एक तस्वीर जिसके चारों तरफ विभिन्न धर्मों के प्रतीक और विभिन्न वर्गों के प्रतीक बने हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जिसमें वो भारत माता की तस्वीर हृदय के पास लगाए हुए हैं, वह तस्वीर भी राष्ट्रवाद के उदय के दिनों में बहुत ज्यादा प्रचारित हुई।
पुराने लोकगीत, लोक कथाएं जो एक दूसरे को जोड़ते थे, भाटों और दरबारी चारणों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को भी आंदोलन से जोड़ा गया और गांव-गांव उसको आंदोलन के नेता और कार्यकर्ता उसका उल्लेख करके लोगों को आंदोलन से जोड़ते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी विभिन्न गीत लिखे और उन्होंने विभिन्न छोटी छोटी कथाएं लिखी। तमिल में नाटाल शास्त्री ने तमिल लोक कथाओं का एक बड़ा संग्रह तैयार किया। इन सब चीजों ने लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव पैदा किया। राष्ट्रीय प्रतीकों को भी उभारने का प्रयास हुआ नेताओं द्वारा और कलाकारों द्वारा। इसके अंतर्गत शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन के दिन में एक झंडा बनाया गया 3 रंग का, जिसमें आज के तिरंगे के रंग का नहीं था। शुरुआत झंडे का रूप बनना शुरू, वो उसमें 3 रंग थे, लाल और हरा और पीला, और उसमें बीच में 8 जो है फूल बने हुए थे। वो 8 फूल भारत के 8 राज्य, ब्रिटिश भारत के 8 राज्य थे। जो ब्रिटिश भारत था उसमें 8 राज्य थे, तो वो 8 राज्यों का फूल प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में गांधी जी ने अपने आंदोलन में एक तिरंगे झंडे, खादी से बने एक तिरंगे झंडे का उपयोग किया, जो लाल, हरा और सफेद, और उसके बीच में चरखा बना हुआ था, जो भारतीय स्वावलंबन का प्रतीक था कि हम ब्रिटिश कंपनियों के नहीं, अपने चरखे से घर में काते हुए इस चरखे के कपड़े का उपयोग करते हैं। ये झंडा प्रत्येक आंदोलन में लोग हाथ में लेकर आगे आगे चलते थे, जो वो झंडा राष्ट्र का प्रतीक बन जाता था, और झंडे के नीचे चलना सब अपना गर्व समझते थे। इसके अतिरिक्त इतिहास, जो भारत का इतिहास था, अंग्रेजों ने उसको इस तरीके से पढ़ाया कि ये भारतीय अत्यंत निकम्मे और आदिम टाइप की जातियां हैं, ये अपने पर शासन नहीं कर सकती। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया, नेताओं ने, लेखकों ने, कि भारतीय इतिहास को सही अर्थों में पढ़ाया जाए और पीछे के काल के सांस्कृतिक उद्भव, वैज्ञानिक उद्भव, विभिन्न खोजें जो भारत में हुई हैं, अपने राजनीतिक उत्कर्ष की बातों को लोगों को पहुंचाया जाए, और इसके लिए इतिहास लेखन हुआ और उससे जोड़ा गया। इससे भी राष्ट्रवाद आप देखेंगे कि लोगों के दिल में पनपा कि हम जो है भारत की पुरानी जो उपलब्धियां थी, इस नवीन इतिहास के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने ये बताने का प्रयास किया कि हम पहले बहुत अच्छे थे और ये हमारा गिरावट का समय है। कुल मिला के राष्ट्रवाद के उदय में हम ये देख रहे हैं कि आंदोलन चले और प्रत्येक भारत में विभिन्न भाषा, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग हैं और समुदाय हैं, आर्थिक सामाजिक आधार पर, और सबके अपने अपने स्वतंत्रता के लिए मायने थे और सबका, लेकिन कुल मिलाकर सबके दिल में ये बात आ रही थी कि हमारी समस्त समस्याओं का जड़, अगर ये औपनिवेशिक शासन हट जाए तो ये समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो ये जो चीजें थी, यह राष्ट्रवाद के उद्भव का प्रमुख कारण बनी। यद्यपि विभिन्न वर्गों के अपने अपने हित थे और उनके लिए कभी कभी एक का हित दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो जाता था। आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी इस बात का बराबर प्रयास करती थी कि विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बनाया जाए और किसी वर्ग का हित दूसरे वर्ग के लिए नुकसानदेह न हो। लेकिन जब प्रत्येक बार ये देखा गया कि आंदोलन जब अपने चरम पर पहुंचा और राष्ट्रीय एकता उफान पर रही, तो विभिन्न वर्गों के हितों के टकराव के कारण इसमें बिखराव भी आंदोलन में के अंतर्गत दिखने लगा। तो विभिन्न जो समुदाय हैं, इनमें सामंजस्य बनाकर और राष्ट्रीय एकता के भाव उत्पन्न करने के लिए आंदोलनकारियों को विदेशी शक्तियों से लड़ने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना पड़ता था, और इसको सामंजस्य बनाने में कि कोई वर्ग छूट न जाए साथ से,
और कोई ऐसा कार्य न हो जाए, किसी एक वर्ग के हित की बात आप करें तो दूसरे का उसमें नुकसान हो। इसीलिए कभी कभी किसी वर्ग के बहुत जायज मांग को भी उठाने में आंदोलन में दिक्कत देखने में आई। जैसे मजदूरों की, जैसे कि वो जमींदार वर्ग जो था वो पूरी तरह से आंदोलन के साथ था। मजदूरों और किसानों की बात अगर जमींदारों के खिलाफ जो थी उसको उठाएंगे, उसके पीछे उनकी मजबूरियां ये रही कि आंदोलन बिखर न जाए, जो साथ सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में जुड़े रहें और कुल मिलाकर उपनिवेशवादी शक्ति से अपनी मुक्ति का ही इस एकता का राष्ट्रवाद प्रस्फुटन कारण बना। आप ये इस एकता की परिणति आप देखेंगे अंत में 1942 में, आपके इस अध्याय में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, हम लोगों ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों को विभिन्न अध्यायों में चर्चा किया। तीसरा बड़ा आंदोलन, 3 बड़े गांधीवादी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए। असहयोग 1921-22, सविनय अवज्ञा 30-31 से 34-35 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आजाद होने तक। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां और जो सुधार कार्यक्रम अंग्रेज सरकार भारत की चला रही थी कि धीरे धीरे आपका अपना नियम और आज़ादी ले जाएंगे, तो क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के बीच 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। फिर 8 अगस्त 42 में ही बंबई में कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी उसको भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया। यहाँ 2 शब्द आए, कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस। उस जमाने में कांग्रेस एक राजनीतिक दल न होकर एक आंदोलन था। साल में एक बार लोग एक जगह एकत्र होते थे और वहीं अध्यक्ष चुन लिया जाता था, वही साल भर अध्यक्ष। बाद के दिनों में वर्ष भर आंदोलन की देखरेख के लिए कार्य समिति बनाई गई कुछ लोगों को, और जो पूरा आम सम्मेलन होता था वो कांग्रेस आम सभा थी और कार्य समिति कुछ खास लोगों को चुन लिया जाता था जो वर्ष भर आंदोलन। तो कार्य समिति ने वर्धा में प्रस्ताव पारित किया। फिर भारत छोड़ो वहीं 8 अगस्त को बंबई में कांग्रेस के मंच से गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन आप तब तक लड़िए जब तक आज़ाद न हो जाइए या मर न जाइए। इसी बात को उनको करो या मरो कहा गया। इस आंदोलन में बड़े नेता सब गिरफ्तार हो गए। जनता ने स्वयं, पूरे देश में व्यापक आंदोलन चला। सरकार पूरी ताकत लगाकर कुचलने में लगी रही। गांव-गांव, देश, सब लोग आंदोलन से जुड़ गए और सरकार को पूरे बल प्रयोग के बावजूद भी आंदोलन को कुचलने में, इसमें बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने छिपकर आंदोलन का नेतृत्व किया, संचालन किया। इन्हीं शब्दों को मुझे पूरा विश्वास है कि आंदोलन के सामूहिक अपनेपन के भाव के इस अध्याय को इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर स्पष्ट हो गया होगा। जय हिंद, नमस्कार।